चलो यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अरे गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा हुआ आपका बीकॉम का पेपर? बहुत पढ़ के गए होंगे आप लोग, नहीं है ना? आज सुबह से पढ़ना स्टार्ट किए होंगे और दोपहर में पेपर। क्या 1 घंटे पहले? भाई साहब ये तो अलग। चलो आओ एक बार क्विकली। आपने रिवाइज किए थे घर पे? नोट से रिवाइज किए थे आपने? आपको डेली नोट्स चाहिए कि एक बार चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपलोड करूं? डेली भेज दिया करूं आपको? ठीक है, चलेगा, है ना? इनकेस अगर थोड़ा बहुत कुछ छूट भी जाए तो मेरे को बता देना, तो मैं रोक दूंगा क्लास में, है ना? और स्पीड भी लगी तो मेरे को बताना। आप कहीं और बताओगे तो उससे मेरे को पता चलेगा कि इतने जल्दी नहीं, तो आपको मेरे को बताना है। अगर आपको कोई भी चीज, देखो अगर आपको कोई भी लग रहा है कि कोई टॉपिक को रिपीट करना है तो फ्री फ्रैंकली बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। समझ रहे सारे लोग? अरे बोलो ना, समझ रहे क्या? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए अपनी। समझो, बात को ध्यान दो। कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, तो बेटा 3 बातों का ध्यान रखना। पहली चीज तो वो थ्योरी सब्जेक्ट आपको समझना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो। दूसरा, आपको वो रिटेन करते आना चाहिए। और तीसरी चीज, आपको प्रेजेंट करते आना चाहिए। आप समझ रहे क्या? आपने अच्छे से समझ लिया लेकिन रिटेन नहीं लिखा तो क्या मतलब फिर पढ़ने का? क्या कर लोगे? अचार डालोगे अंडरस्टैंडिंग का? नहीं। तो समझना भी है, रिटेन भी करना है और प्रेजेंट भी करना है। समझने के लिए एग्जाम्पल, रिटेन रखने के लिए अपने नोट्स, और प्रेजेंट करने के लिए ये तो समय के साथ साथ धीरे धीरे प्रेजेंट अपने को समझ जाएगा कि कैसे करना पड़ता है आंसर को। खासकर मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने लॉ में कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस की होंगी, ऐसा थोड़ा बहुत किए होंगे, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, फाउंडेशन जैसी डिटेल प्रैक्टिस नहीं होती कहीं। तो अब क्या होता है कि बस उसी तरीके से आप समझ लो, स्टैंडर्ड्स के भी अपने को आंसर लिखना पड़ता है ना? उसी तरीके से। तो ड्यूरिंग द क्लास मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर को प्रेजेंट करना है, कैसे आपको लिखना है, कहां पे कौन से स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना है, ये मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, आ जाओ। चलो एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, आ जाओ, ध्यान दो, सुनो एकदम बढ़िया से। अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर जो कंपनी होती है ना, ये कंपनी को रन कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। शेयर होल्डर्स कंपनी को क्या देते हैं? पैसा देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने पैसा लगाया उनको शेयर्स मिले, जो शेयर्स मिले वो ओनर होते हैं। तो इनडायरेक्टली जो प्रॉफिट होगा वो किसका होने वाला है? ओनर्स का होने वाला है, बराबर? तो आखिरी में जब कंपनी बोल रही है कि हमने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं? मुझे तो भरोसा नहीं होगा मुक्कू के ऊपर, मुझे तो भरोसा नहीं होगा। पता चला रियाना को पेमेंट दे दिया तो इतना सारा गलत नाम बोलने का दिया ना पैसा। तो मैं चाहता हूं कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो मैं कैसे कॉन्फिडेंस को ऑब्टेन करूंगा? ऑडिट करवा के। ऑडिट करवा के मतलब मैं एक एक्सपर्ट को बोलूंगा, भाई साहब तू आ जा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर, चेक करने के बाद क्या दे दे? रिपोर्ट दे दे। समझ रहे? तो बेसिकली ये पूरा ऑडिट का प्रोसीजर है ना? कि मैं एक पर्सन को, यानी कि मैनेजमेंट एक पर्सन को बुलाता है अपने किसके? शेयर होल्डर्स के बिहाफ में, ताकि वो व्यक्ति आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, बराबर? बैलेंस शीट, पीएनएल, वो सब आते हैं उसके अंदर। तो उसको चेक करे अगेंस्ट द गिवन पैरामीटर, और सब कुछ बढ़िया हो ऐसा रिपोर्ट दे दे किसको? शेयर होल्डर को, ताकि शेयर होल्डर को क्या हो जाएगा? भरोसा। क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। भरोसा, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाएगा, ऐसा उसका मतलब होता है। समझे क्या? एकदम इजीली, है ना? अब देखो, पूरे ऑडिट के दरमियान अपने को यही पढ़ना है कि किसको आप ऑडिटर बना सकते, कैसे आप ऑडिटर बना सकते, ऑडिटर बनाने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखो, ऑडिटर बनने के बाद क्या क्या बातों का ध्यान रखो, फिर ऑडिट होगा तो उसके बाद कैसे रिपोर्ट दिया जाएगा। ये पूरे ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर अपने को इसी के इर्द गिर्द घूमना है। ये जो चार्ट देके रखा हूं ना, आप ऐसा समझो पूरे ऑडिट की समरी। समझ रहे क्या? कि अपॉइंट करने से पहले क्या चेक करो, बाद में क्या चेक करो, रिपोर्ट में क्या चेक करो, एक बार रिपोर्ट दे दिया तो क्या चेक करो। ये सारी बातों को अपने को पढ़ते हुए चलना है। अब सबसे पहला जनरल चैप्टर अपन ने चालू किया था, बहुत इजी था। इसके अंदर क्या पढ़ा था अपन ने? ऑडिट के बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना? यस, देखो ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन
इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या है बोलो जल्दी से? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि मैं बायस नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायसनेस, मतलब मेरा जजमेंट शुड नॉट बी क्या सबऑर्डिनेट टू दी विशेस ऑफ अनदर, मतलब दूसरे की इच्छा जो है ना उसके नीचे मेरा जजमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन बेटा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कौन से एंटिटी का? कोई भी एंटिटी का, एनी एंटिटी, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कराना चाहता हूं? करा दूं क्या? करा दो। क्या मैं रिलायंस का ऑडिट कराना चाहता हूं? करा दूं। क्या मैं कैप्स का ऑडिट कराना चाहता हूं? करा दूं। मैं किसी का भी ऑडिट करवा सकता हूं, इस बात का ध्यान रखना। फर्क नहीं पड़ता वो छोटी एंटिटी है, बड़ी एंटिटी है, प्रॉफिट वाली एंटिटी है, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, ट्रस्ट वाली एंटिटी, डजंट मैटर, ऑडिट सबका होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए क्या, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, और किस व्यू से मैं ऑडिट करता हूं? ताकि मैं क्या एक्सप्रेस कर सकूं? ओपिनियन। ओपिनियन मतलब मेरा जजमेंट एक्सप्रेस कर सकूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के मुझे क्या लगा, ऐसा मैं एक्सप्रेस करूं ओपिनियन, तो उसे एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बोला जाता है। समझे क्या आप बात को? है ना? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? बताइए मुझे जल्दी से, क्या आपको याद रहेगा? अब एक बार बिना देखे बोल दो तो क्या था? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म, when such an audit is done with an view क्या to express an opinion thereon। एकदम इजी है ना? ये सारे कीवर्ड्स है जो अपने को माइंड में आने चाहिए। देखो समय के साथ साथ आपको चीजें रिटेन हो जाएंगी, मैं ये नहीं बोलता कि एक ही दिन में आपको रिटेन होना चाहिए, बट अगर आपने पढ़ के आए होंगे घर में तो एटलीस्ट आपको चार्ट देख के रिकॉल बहुत सारी चीजें हो रही होंगी। तो डेली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए सर आ जाओ। फिर अपन ने क्या देखा था कि एक ऑडिटर भाई साहब जब आते हैं, मतलब अपन ने उसको अपॉइंट किया, अब वो ऑडिट करने के लिए आ रहा है तो अपने को क्या क्या चीजें वो इंश्योर करेगा। अब समझो टॉपिक क्या कह रहा है। टॉपिक ये कह रहा है कि एक ऑडिटर को कौन सी बातों का ध्यान रखना है ऑडिट करते वक्त, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, देखो पहला वो देखेगा कि बुक्स ऑफ एंट्री, सबसे पहला तो क्या एविडेंस की मदद से एंट्री पास हुआ। क्या कहा मैंने? बोलो, एविडेंस की मदद से एंट्री पास हुआ। एंट्री की मदद से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने और बुक्स ऑफ अकाउंट से ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए। एकदम इजी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट की मदद से एंट्री की मदद से बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उसी की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बराबर? यस। अब क्या बोला कि कोई भी एंट्री छूटी नहीं, कोई भी एंट्री झूठी नहीं, मतलब ओमिशन नहीं होना चाहिए, ओमिशन का स्कोप नहीं। 100% ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ होता है। गया माइंड में? तीसरा फिर क्या बोला था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस होने चाहिए, मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का विंडो ड्रेसिंग चलता है क्या? नहीं सर, विंडो ड्रेसिंग नहीं चलता। जो है साफ साफ तौर पर लिख के रख दो भैया क्या है। बराबर ना? जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास एक लैंड है, मैंने वो लैंड सोल्ड कर दिया, बेच दिया मैंने, बस अभी तक जो कागजात है ना वो ट्रांसफर होने के हैं सामने वाले व्यक्ति को। तो ऐसे केस के अंदर वो लैंड में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाऊं क्या? बोलो जल्दी से। नहीं दिखाऊं। एक अकाउंट्स का प्रिंसिपल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बराबर ना? वो ये कहता है कि एक्चुअलिटीज को आप पहले देखो इंस्टेड ऑफ बुकिश नॉलेज, ऐसा वो कहता है। आप समझ रहे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो लैंड नहीं आएंगी, वो मेरे असेट का पार्ट नहीं होगा। इसे बोला गया क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस, मतलब कोई भी गलतियां ना हो उसके अंदर। समझ गए इतना? किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? किसी को कोई भी? पक्का सबको समझाए? आइए उसके बाद देखो फिर क्या बोला कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर का अमाउंट प्रॉपरली क्लासिफाइड हो, डिस्क्राइब्ड हो और डिस्क्लोज्ड हो।
बराबर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में डालो, कैपिटल को कैपिटल में डालो, असेट को पुट टू यूज करने तक का खर्चा डेबिट होता है, तो वो प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब और डिस्क्लोज होना चाहिए, किसके अनुसार, एएस के अनुसार। ओके सर। फिर देखो बैलेंस शीट और पीएनएल में कैसा व्यू हो, ट्रू एंड फेयर व्यू हो। ऑडिटर कभी करेक्ट ओपिनियन देता है क्या, नहीं देता, क्योंकि करेक्ट ओपिनियन में कैसे दूं, 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है ऐसा भरोसा तो मैं ऑब्टेन ही नहीं कर सकता ना। मैंने आपको बताया था 90,000 वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, 90,000 की रिलायंस की इसमें गलती है, कोई बहुत बड़ी बात है क्या, वो नहीं है, क्योंकि वो कितने करोड़ की बैलेंस शीट है आप वो भी तो देखो, समझ रहे। तो ऐसा अपने को चेक करना पड़ता है। मेरे हिसाब से यहां तक अपना एकदम डिटेल में बुक पढ़ के भी हो गया था, फिर उसके बाद ये अपन ने समझे थे लेकिन बुक नहीं पढ़े थे, ठीक है। एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं भैया जी ऑडिटर के। सबसे पहला क्या है, उसे क्या ऑब्टेन करना है, रीजनेबल अश्योरेंस। सभी लोग बोलो क्या ऑब्टेन करना है, रीजनेबल अश्योरेंस। आप बताना मुझे, ऑप्शन ए अश्योरेंस का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। ऑप्शन टू रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब होता है 100% भरोसा। क्या होता है, ऑप्शन वन, मतलब क्या, हाई लेवल ऑफ भरोसा, मतलब मुझे अच्छा खासा भरोसा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलतियां नहीं है, बराबर। इसका मतलब ये कि मैं 100% श्योर नहीं हूं, हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। क्या कहा मैंने, बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या बताया था, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब ऐसा मिसस्टेटमेंट, ऐसी गलती जिससे सामने वाले का डिसीजन बदल जाए, वो होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। जैसे रिलायंस के अंदर आपको 90,000 का फ्रॉड मिला, आपने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 90 करोड़ का फ्रॉड होता तो आपको फर्क पड़ता था, डेफिनेटली पड़ता था, अगर कोई डायरेक्टर 90 करोड़ का फ्रॉड करता है तो। आप समझ रहे बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं, जिससे आपको फर्क पड़ा मतलब वो मटेरियल अमाउंट है, जिससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, क्या वो मटेरियल अमाउंट हुआ, क्या नहीं। जैसे आपका बीकॉम का पेपर है, आप कितने चिल बैठे हो, इमटेरियल है क्योंकि अरे मतलब, लेकिन आप समझो ना, आपका सीए का पेपर होता तो आज पसीने टपक रहे होते अभी, है ना। तो ये क्या है, ये होता है मटेरियल और इमटेरियल का फर्क। आप समझ रहे क्या, जैसे मम्मी ने डांटा, चिल लेते एकदम, पापा ने डांटा, अरे भाई साहब, है ना। तो ये क्या हुआ, मटेरियल और इमटेरियल का फर्क, समझ रहे क्या, है ना। यस, आ जाइए। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हो, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और इसके साथ साथ वो क्या होने चाहिए, एप्लीकेबल एफआरएफ के अनुसार। कैसे बोलो, एप्लीकेबल एफआरएफ के अनुसार। एफआरएफ का मतलब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे शेड्यूल 3 होता है ढांचा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, देखो ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, ढांचा, फ्रेमवर्क ढांचा, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करने का ढांचा। तो कंपनीज एक्ट में कौन बताता है, वो शेड्यूल 3 बताता है। मुझे बताइए कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन होते, 470 सेक्शन, कितने शेड्यूल्स होते, 7 की 9, अरे बोलो ना, 7 शेड्यूल डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, पढ़े होंगे पहली लाइन कंपनीज एक्ट की, बराबर ना। तो 7 शेड्यूल में जो तीसरे नंबर का शेड्यूल है वो आपको फॉर्मेट बताता है कि कौन से फॉर्मेट्स को फॉलो करके आप बैलेंस शीट बनाओगे, कौन से फॉर्मेट को फॉलो करके आप पीएनएल। आपने 11वीं 12वीं में रट्टा लगाए होंगे ना, क्या सीरीज से, शेयर कैपिटल, फिर पेड अप, ये वो ऐसा, है ना। वो कौन बोलता है, शेड्यूल 3 बोलता है वो, समझ रहे। दुनिया की कोई भी कंपनी होंगी ना, उसको शेड्यूल 3 फॉलो, मतलब कोई भी इन द सेंस कंपनी से वाली कंपनी होंगी तो उसको शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा, क्या करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे यानी कि ऑडिटर को चेक करना है कि क्या बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो कैसे हो, एफआरएफ के अनुसार हो। कैसे हो, बोलो, एफआरएफ के अनुसार हो, ऐसा यहां पे बोला गया। क्या इतना क्लियर है, किसी को इसमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट बताइए मुझे। नहीं। अब दूसरा देखो, फिर क्या बोला गया था, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। सिर्फ जाके ऑडिट करने से कुछ नहीं होता, मैंने ऑडिट की जो फाइंडिंग्स है उसको भी सबमिट करना है, क्या, हाँ सर, उसको भी सबमिट करना है। तो ये उसी के बारे में बात किया गया है, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट करो।
मतलब जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है ना ऑडिटिंग के लिए, आपको उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाओगे? उनको रिपोर्ट दे के बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे बोलो? रिपोर्ट दे के बढ़ाओगे, और इसके लिए स्टैंडर्ड्स अलग से दे के रखे। फिर अपन ने कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें पढ़ी थी, जैसे रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है अच्छा खासा भरोसा, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब होता है 100% भरोसा, ठीक है, ओके। फिर अपन ने और पढ़ा था क्या, कि देखो ये जो ऑडिटर है, ये ऑडिट करता है, किसका ऑडिट करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता है, ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करता है, और उसके ऊपर अपना कंक्लूजन एंड ओपिनियन देता है। अब देखिए ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ। क्या मतलब होता है बोलो जल्दी से? प्रूफ, है ना। प्रूफ को गैदर करता है कि सब कुछ बराबर है या नहीं है करके। मुझे एक बात बताओ, अगर सब कुछ बराबर नहीं होगा तो मैं रिपोर्ट करूंगा या नहीं करूंगा? मैं तो रिपोर्ट करूंगा ना भैया। अरे अच्छा हो या बुरा हो, मुझे वही तो रिपोर्ट करना है, बस ट्रू एंड फेयर तरीके से करना है, इस बात का ध्यान रखना। समझ रहे आप बात को, है ना? यस सर। चलिए, फिर अपन ने क्या देखा था? मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? गलती होता है। क्या होता है बोलो? गलती। देखो अब अगर मिसस्टेटमेंट पढ़ोगे तो कितना भारी शब्द लगता है, लेकिन गलती पढ़ोगे तो आसान है। पर क्या है मैं बताऊं क्या, ये ऑडिट के अंदर है ना कुछ कुछ कीवर्ड्स है। अब वो कीवर्ड्स लिखना ही पड़ेगा आपको आंसर में, ऑप्शन नहीं है। तो अभी क्या नया नया सब्जेक्ट, थोड़ा सा 5-6 दिन कोई भी नए टॉपिक को माइंड में जाने के लिए समय लगेगा, समझ रहे क्या? इसलिए अपन वैसा बेसिक बेसिक एकदम चलते हुए चलना। देखो क्या, मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है गलती। गलती दो प्रकार की हो सकती है, एक जो जानबूझ के की जाए उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉड बोलेंगे, और एक जो गलती से हो गई उसे क्या बोलेंगे? एरर बोलते हैं, बराबर। और अपन लोग इसको चेक करते हैं कैसा? एज अ होल चेक करते हैं। कैसा चेक करते हैं बोलो? एज अ होल अपन लोग इसको चेक करते हुए चलते हैं। क्या आप इस बात को समझे? सारे लोग बोलो जल्दी से, है ना? यस सर। फिर अपन ने और पढ़े थे कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है कि वह एफआरएफ के अनुसार है क्या। इसी का मतलब था कि वो शेड्यूल 3 को चेक करता है। जो पहले पढ़ लिया उसको और तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, और कुछ नहीं। अब देखो ऑडिटर को जो भी मिलेगा ना फाइंडिंग्स, उसी के बारे में वो रिपोर्ट करता है ऑडिट रिपोर्ट में। किसको? इंटेंडेड यूजर को। आपका ये लिखने का बचा हुआ है तो लिख लीजिए इसको, है ना? अच्छा, आप सबको बता दूं मैं कि जैसे देखो अपना, मैंने आपको है ना ये गूगल ड्राइव की लिंक शेयर किया था, है ना? ये जो गूगल ड्राइव की लिंक है ना बेटा, इसके अंदर बोर्ड नोट्स, यानी कि जब चैप्टर आपका कंप्लीट होगा ना तो पूरे चैप्टर की एक साथ पीडीएफ डाल दूंगा। रेगुलर तो भेजते रहूंगा आपको, लेकिन पूरे चैप्टर की एक जगह पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगी। और ये है अपना ट्रैकर। इसमें क्या होगा कि डेली कौन से क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया, ये सब कुछ डला हुआ होगा आपका, ठीक है? अब क्या मान लो कल चल के आप पढ़ रहे हो, आपको एक आधा कोई कंसेप्ट रिकॉल नहीं आया, तो आप क्या लेक्चर ढूंढते बैठोगे क्या कहां पे क्या पढ़ाया? नहीं, ट्रैकर में जाना, वहां पे जो भी, जैसे आपको मान लो स्कोप समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आया स्कोप, तो आपको बैकअप तो मिलता है। तो आप क्या करेंगे? L1 में जाएंगे, हर एक इसका लेक्चर नंबर मिलेगा आपको, L1 L2 L3 ऐसे अपलोड होंगे वो ऐप के ऊपर, ठीक है? तो उसमें जाना और उतने पार्ट को देख के फिनिश ऑफ कर देना। समझ रहे क्या बात को? तो ये अभी नहीं, अपने को प्रिपरेशन करना है, वो 1.5 दिन में अपन कैसे संभालेंगे खुद को, समझ रहे क्या? देखो क्लास करना और उसके बाद उसका रिवीजन और 1.5 दिन में फिर से रिवाइज करना, ये टास्क है, ठीक है? इसके अलावा देखो साइड में रिवीजन का एक टैब मिलेगा आपको, 2 टैब्स है उसके अंदर। तो रिवीजन में जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे ना, तो यहाँ पे रिवीजन वीडियोस अपलोड हो जाएंगे आपके। जैसे अब एक लेक्चर, मान लो मेरे को 8 लेक्चर लगे एक चैप्टर को कंप्लीट करने, तो उसको 1 शॉट में 1 घंटे में उस चैप्टर का पूरा रिवीजन फास्ट फास्ट क्विक तरीके से, समझ रहे आप बात को? अभी अपन एकदम लेट लेट के पढ़ रहे हैं, आराम आराम से एकदम चिल होके। अब इतना चिल होके तो एग्जाम के पहले नहीं चलेगा, तो उसको क्विकली कैसे रिवाइज करना वो वहां पे डले होंगे लेक्चर्स में, ठीक है ना? तो एक लिंक की मदद से आप उसको बार बार क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे, ठीक है? चलिए सर आ जाओ, यहाँ पे ध्यान दो। तो उसको बुकमार्क करके रख लेना, आपके इसमें आपके फोन में सेव कर लेना उसको, ठीक है? चलिए आ जाइए। तो अपन ने क्या पढ़ा ये लिख लो, जिसको भी लिखना है, अगर छूटा होगा तो एक बार लिख लीजिए। क्या ये वाला?
गया क्या आप लोगों का? चलो आगे बढ़े। डन है ना? चलो आओ ध्यान दो। फिर अपन ने कुछ डिसिप्लिनरी वगैरह पढ़े थे, आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स को रीड करना चालू करेंगे। जो अपन ने पढ़ा वही है क्या, एक बार देख लेते हैं। देखो एज पर एसे 200, एसे 200 का नाम देखो क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर। यानी कि सर ये स्टैंडर्ड्स क्या होता है, इस चैप्टर के आगे वाले पार्ट में कल या परसों अपन लोग पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, फिर अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, ऐसे बहुत सारे चीजों को पढ़ना है। ठीक है, फिर भी आपको एक बेसिक सा ज्ञान आपको दे देता हूं। देखिए क्या ध्यान दो, अगर मैं बात करूं आपके साथ, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इसके पास सीओपी है, मतलब क्या ये एक एलिजिबल पर्सन हुआ टू बिकम ऑडिटर? हुआ सर एलिजिबल पर्सन। ठीक है, ओके। अब इसको है ना बेटा अपॉइंट किया गया रिलायंस का ऑडिट करने के लिए। ठीक है, अब देखो आप सारे लोग जानते हो कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म का अर्थ क्या है, सेम होते हैं, बराबर। जैसे अदानी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे तो भी आपको सेम फॉर्मेट में नजर आएंगे, टाटा के देखोगे तो भी सेम फॉर्मेट में नजर आएंगे, अरे भैया किसी के भी देखोगे सेम फॉर्मेट में नजर आएंगे। क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि ये जो ऑडिटर है और ये ऑडिटर जो रिपोर्ट देना चाहिए, ये रिपोर्ट भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए? अरे बोलो ना, मतलब रिलायंस की मैं ऑडिट रिपोर्ट देखूं, मैं टाटा की ऑडिट रिपोर्ट देखूं या अदानी की देखूं या किसी की भी देखूं, मुझे ऐसा पता होना चाहिए कौन से पैराग्राफ में किस पॉइंट के बारे में बात हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं? अगर यूनिफॉर्मिटी होंगी तो कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा, और अगर कंपेयर करना आसान होगा तो हमारा टाइम बहुत सेव होगा बतौर इन्वेस्टर। मान लो जैसे एग्जांपल के लिए अदानी के बैलेंस शीट में कुछ खराबी है बेटा, उसके लिए पैराग्राफ 11 का प्रयोग किया है उन्होंने। रिलायंस में कुछ खराबी है, पैराग्राफ 2 का प्रयोग किया है। टाटा मोटर्स में कुछ खराबी है, पैराग्राफ 7 का प्रयोग किया है, थाला फॉर रीजन। तो ऐसे केस के अंदर मुझे आप एक बात बताइए, अरे मैं तो कंफ्यूज हो गया ना यार, मैं क्या तुम लोगों की क्या ऑडिट रिपोर्ट ही पढ़ते बैठूंगा क्या? नहीं भैया, मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि पैराग्राफ 3 में सिर्फ फ्रॉड के बारे में ही बात करो। आप समझे क्या बात को? तो यूनिफॉर्म कर दो पूरे ऑडिट रिपोर्ट को। अब अगर आप यूनिफॉर्म करना चाहते हैं ऑडिट रिपोर्ट को, तो क्या आपको लगता नहीं आपको इनको भी स्टैंडर्ड्स देना पड़ेगा? जैसे आपने स्टैंडर्ड बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, आपने एएस लाए कि इन्वेंट्री को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबकी इन्वेंट्री फीफो या वेटेड एवरेज में ही कैलकुलेट हो रही है, बराबर ना? तो ऐसे आपने सबको स्टैंडर्ड दिया अकाउंट्स के लिए, तो ऑडिट के लिए भी आप क्या दो, स्टैंडर्ड्स दो। क्या दो बोलो जल्दी से, स्टैंडर्ड्स दो। और ये स्टैंडर्ड्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग सीओपी, यानी कि ऑडिटर के ऊपर लगते हैं क्या, स्टैंडर्ड्स। और क्या नाम होता है उसका, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो आपको सवाल आया कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किसके ऊपर एप्लीकेबल है? उसमें ऑप्शन ए होगा एंटिटी, ऑप्शन बी होगा ऑडिटर, ऑप्शन सी होगा मैनेजमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपका आंसर क्या होगा, ऑडिटर। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आईसीएआई लाता है अपने ऑडिटर्स को गाइड करने के लिए कि किस तरीके से आपने ऑडिट करना चाहिए। समझ रहे आप बात को, है ना? चलो ओके, अब आपको स्टैंडर्ड का मतलब समझा। तो ऐसे 200 उस सीरीज का नाम है, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है। तो ऐसे 200 देखो, ओ नजर आ रहे हैं क्या आपको? ऐसे 200 के आ रहे क्या नजर आपको? तो देखो यहां पे भी आपको ओ नजर आ रहे हैं क्या? बोलो ना जल्दी से। तो ऐसे 200 यानी कि क्या, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। किसके बारे में बात करता है बोलो? ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट, मतलब ये बात करता है कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरीके से उसने कंडक्ट करना चाहिए ऑडिट को। समझ रहे क्या बात को? पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ो उसके नाम को। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर
एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब कि एक ऑडिटर को ऐसे को फॉलो करके क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो देखो क्या ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहला क्या है, मार्क करो मेरे साथ, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल are free from material misstatement whether due to fraud or error, thereby enabling auditor to express an opinion that financial statement prepared in all material aspect in accordance with applicable FRF यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब जरा अपने चार्ट के ऊपर आ जाओ, तो देखो चार्ट में क्या देके रखा है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर एंड एप्लीकेबल एफआरएफ है, क्या दिया है पूरी चीजें चार्ट के अंदर, हर एक कीवर्ड है मेंशन अपने इसमें, हो गया। चले आगे, एक बार फिर भी एक बार मन की तसल्ली के लिए पढ़ लो बेटा खुद से, थोड़ा सा जरा पढ़ो इसको एक बार। इजी है पक्का, कुछ अलग है उसके अंदर नहीं, चलो आओ देखो। सेकंड देखो क्या बोला, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसए इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग, मतलब क्या बोला कि आपको रिपोर्ट और कम्युनिकेट करना पड़ेगा एज पर एसए। सिंपल सा अर्थ यह है कि स्टैंडर्ड आपको जैसे रिपोर्ट बनाने बोले वैसा रिपोर्ट बनाना और क्या कर देना, कम्युनिकेट कर देना। क्या कर देना बोलो जल्दी से, कम्युनिकेट कर देना। इजी इजी बताइए जल्दी से, किसी को कोई भी दिक्कत इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वैसे अपन ने मार्क करके रखा था बट स्टिल ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसका एनालिसिस करना है, मतलब थोड़ा सा और देखना है इसका मतलब होता है। देखिए यहाँ पे क्या, रीजनेबल अश्योरेंस इज टू बी डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब ये अलग होता है, किससे अलग होता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस से। देखो एब्सोल्यूट अश्योरेंस कंप्लीट अश्योरेंस, मतलब कि 100% गारंटी है ना, और अ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पर ऑडिटर कभी एब्सोल्यूट गारंटी देता है क्या, नहीं देता, ऑडिटर देता है रीजनेबल अश्योरेंस। देखो however reasonable assurance is not a complete guarantee, although mark कर लो यहाँ पे high level of assurance but not a complete assurance। तो reasonable assurance का मतलब क्या होता है, high level of assurance but not complete assurance। ये आपके MCQ में आने के चांस रहते हैं, ठीक है। ओके सर, अब देखो audit of the financial statement is carried out by auditor with professional competence and skill। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, ऑडिट के लिए किसको बुलाओगे, सीए वाले को बुलाओगे या बीकॉम वाले को बुलाओगे, सीए वाले को। क्यों, क्योंकि वो प्रोफेशनली क्या होता है, कंपिटेंस होता है उसका, बराबर ना। तो प्रोफेशनली कंपिटेंट एंड स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आप उसको ऑडिट के लिए बुलाते हो। तो देखो ऑडिट कौन कैरी आउट करता है, ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनली कंपिटेंट होता है वो व्यक्ति, ठीक है। ओके, अब देखो इन अकॉर्डेंस विद एसेस audit procedures are applied in accordance with essays, audit evidence is obtained and evaluated। बहुत भारी पॉइंट बोला, देखो क्या बोल रहा है ये, सुनो, अलग ही कुछ तो भी बोल दिया। देखो क्या सर, ये है ऑडिटर, ठीक है ना, ये ऑडिटर भाई साहब आते हैं ऑडिट करने के लिए। तो ये ऑडिट करेंगे तो ये अपनाते हैं कोई ना कोई प्रोसीजर। क्या अपनाते बोलो, प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब कोई ना कोई तरीका लगाते हैं, तिकड़म चलाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। प्रोसीजर में जो प्रोसीजर लगाया, ये प्रोसीजर लगाने से क्या होता है, इनको एविडेंस ऑब्टेन होता है। क्या होता है बोलो, एविडेंस ऑब्टेन होता है। एग्जाम्पल के लिए कैडबरी वाले ने बोला कि मेरे पास है ना 10,000 डेयरी मिल्क का स्टॉक है, मैं कैसे यकीन कर लूं 10,000 डेयरी मिल्क का स्टॉक है। वो बोला अरे ऐसे कैसे, देखो फीफो वेटेड एवरेज देखो, हमने कैलकुलेट किया, सब कुछ किया। मैंने कहा मुझे भरोसा नहीं है। मैंने कहा जब तेरा स्टॉक काउंट होगा ना, तू आना और मुझे भी बुलाना, समझ रहे, मुझे भी बुलाना। तो जब सामने वाला स्टॉक को काउंट करेगा तो मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा, समझ रहे बात को, मैं उसको देखूंगा
कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हुए, तो ऑब्जर्वेंस इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। समझ रहे हैं आप बात को, है ना? यस। इसके अलावा मान लो मुझे कैब्स का ऑडिट करने के लिए बुलाया, कैब्स वालों ने बोला हमारे पास 15 एसी है करके, मैंने कहा मैं नहीं मानता 15 एसी, मुझे तो बहुत गर्मी हो रही है। तो कैब्स चेक कर लो, मैं आया नीचे, चेक किया 1 2, ये भी क्या हुआ बेटा? फिजिकल वेरिफिकेशन, ये भी ऑडिट प्रोसीजर है। समझ रहे क्या आप बात को? तो ये क्या होते हैं? तरीके होते हैं जो ऑडिटर लगाता है ताकि उसको ऑडिट एविडेंस मिले, और ऑडिट एविडेंस की मदद से वो क्या करता है? कंक्लूजन के ऊपर पहुंचता है, और कंक्लूजन को क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। क्या करेगा बोलो? रिपोर्ट करेगा। आसान है एकदम। तो देखो क्या ऑडिटर लगाता है? ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर को बोलेंगे एपी। क्या बोलेंगे बोलो? एपी। ऑडिटर लगाता है एपी। क्या लगाता है बोलो? एपी, जिससे उसको एविडेंस। अब ये एविडेंस तो ऑडिट के लिए मिले तो उसको क्या बोलेंगे? ऑडिट एविडेंस। क्या बोलेंगे बोलो? ऑडिट एविडेंस। और ऑडिट एविडेंस की मदद से मैं पहुंचता हूं किसके ऊपर बेटा? कंक्लूजन के ऊपर। किसके ऊपर पहुंचता हूं बोलो? कंक्लूजन के ऊपर पहुंचता हूं। एकदम आराम बोलो, एकदम पानी पानी, इजी कंसेप्ट मतलब एकदम, है ना? आओ, किसी को और पूछना है कुछ इसमें? कोई भी व्यक्ति? अरे पूछो यार, शर्मा मत। कुछ पूछना है बेटा? क्या नहीं पूछना है आपको? अरे मतलब उसको नहीं पूछना है तो क्या नहीं पूछना है, ये भी तो जरूरी है ना आपको बेटा? पक्का? तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है ये बताओ मुझे। हाँ, क्या बात है, तालियां बजाओ उसके लिए। क्या नाम है आपका वैसे? शैल्यम? संयम? संयम, ओके। चलो, तो अपन ने क्या देखा? ऑडिटर आता है, ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, उसको कुछ पता चलता है, फाइंडिंग्स मिलती है, उसको एविडेंस बोलेंगे, और एविडेंस की मदद से कंक्लूजन के ऊपर अपन पहुंच जाते हैं। एकदम आसान भैया, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, ठीक है? आओ अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? चलो देखो, मैं बात करूंगा किसके बारे में? संयम के बारे में, ठीक है ना? आओ, संयम माफ करना। आओ, कहानी की घटना है, काल्पनिक है, वास्तव जीवन से कोई संबंध नहीं है। वास्तव जीवन से संबंध पाया गया तो मात्र संयोग कहा जाएगा। संयम का संयमी के साथ चल रहा है बेटा, है ना? जो भी चल रहा है आपको क्या लेना देना? आपको बड़ा इंटरेस्ट क्या चल रहा है बोले, बताना मत इनको, ठीक है? आओ, अब क्या हुआ? आपका नाम इधर इधर, हाँ, अमित। अमित है ना बेटा, एक दिन क्लास में आ रहा था, अमित आता है और कहता है संयम भाई गजब हो गया, तुम संयम को बैठोगे, ऐसी बात हो गई। संयम ने पूछा ऐसा क्या हुआ? तो अमित ने बताया कि मैंने संयमी को देखा, आपका नाम, साहिल के साथ, कहा सीसीडी में। संयम ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, संयमी ने तो मुझसे कहा था कि वो पढ़ाई कर रही है करके, ये कैसी पढ़ाई हो रही है? समझना ऐसा। तो संयम कहता है मैं विश्वास नहीं करता। समझना, मैं विश्वास नहीं करता, हिम्मत है तो प्रूफ दिखा मेरे को। समझ रहे? तो यहां पे अमित भी बेटा, है ना, अमित भी अपना ऑडिटर बन रहा है। तो अमित ने पहले ही चुपके से फोटो खींच के लेके आया था, तो उसमें दिख रहा था कि कैसे साहिल, समझ रहे क्या, मतलब कि अरे कॉफी दे रहा है यार, क्या वाहियात लोग हो रहे तुम, है ना? आओ, तो कैसे, तो ये क्या हुआ? प्रूफ, जिससे मुझे बताइए ना, जिससे संयम किसके ऊपर पहुंचा बोलो ना? कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा। क्या पहुंचा? कि कैसी चल रही है क्या, मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही है करके, ठीक है ना? तो मुझे एक बात बताइए, ये क्या हुआ? उसी प्रकार से ऑडिटर का भी काम है। ऑडिटर जाता है ऑडिट करने के लिए, उसको मिलते हैं एविडेंस, एविडेंस की मदद से वो क्या कर रहा है बोलो ना? कंक्लूजन के ऊपर पहुंच रहा है। यही तो वो बात है पूरी, कि भैया मुझे एविडेंस मिले और एविडेंस की मदद से मैं किसके ऊपर पहुंचूंगा बोलो? कंक्लूजन के ऊपर पहुंचूंगा। एकदम आसान है क्या बोलो जल्दी से, है ना? चलिए, तो देखो, ऑडिट प्रोसीजर लगाने पर क्या मिलते हैं अपने को? ऑडिट एविडेंस मिलते हैं, और ऑडिट एविडेंस की मदद से कहां पहुंचा जाता है? कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा जाता है, ठीक है ना? चलो सर, आओ यहां पे ध्यान दो। अब देखो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। किसके बेसिस पर? ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर। क्या बात है? और इसके मदद से अपन किसके ऊपर पहुंचते हैं? ओपिनियन के ऊपर पहुंचते हैं। अब मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगा, नहीं याद आया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, याद करो। कल ही के लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि जो भी क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क्स होते हैं, ये एजीएम में लाउडली रीड किए जाते हैं, ऐसा मैंने बोला था, है ना? तो देखो, ओपिनियन जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक ओपिनियन होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कैसा ओपिनियन बोलो? अनमॉडिफाइड।
और एक ओपिनियन होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। कैसा ओपिनियन बोलो? मॉडिफाइड ओपिनियन। वो जो क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर वाली बात थी ना, वो आपके मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर आती है, समझना, वो मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर आती है। और अनमॉडिफाइड मतलब सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ जबरदस्त है, कोई घपलेबाजी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अनमॉडिफाइड बोला जाता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल आएगा, बस यहां पे ओपिनियन शब्द आया तो मैं कहा एक बार बता दूं आपको। तो आपने क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर जो पढ़े हुए हैं ना ऑलरेडी, वो आता है अनमॉडिफाइड की, वो आता है मॉडिफाइड की कैटेगरी में। कहां पे आता है बोलो? मॉडिफाइड। तो वो भी एक प्रकार का ओपिनियन है जिसके अपन पहुंचते हैं ऑडिट एविडेंस की मदद से। इजी इजी एकदम, है ना। आओ अब देखो क्या बोला गया। इट लीड्स टू हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, जिसे अपन बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। 100% गारंटी तो मिलती ही नहीं है मेरे को सिर्फ अच्छा खासा भरोसा मिल सकता है, ठीक है। आ जाओ अब देखो उसके बाद, मिसस्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन अकर ड्यू टू फ्रॉड या एरर या बोथ। क्या बोला यहां पे बोलो? जो गलती है ना, ये किसके कारण मिल सकती है? फ्रॉड, एरर या बोथ, किसी के भी कारण हो सकती है। बताओ मुझे, कौन सी चीज जानबूझ के की जाती है? फ्रॉड। कौन सी चीज गलती से हो जाती है? एरर, है ना। आ जाइए। The auditor seeks to obtain reasonable assurance whether financial statement as a whole are free from material misstatement caused by fraud and error. He has to see the effect of misstatement on financial statement as a whole, that is in totality. मतलब ऑडिटर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ सेल में गड़बड़ है या सिर्फ परचेस में गड़बड़ है या एक्सपेंस में। मैं कैसे चेक करता हूं? एज अ होल चेक करता हूं कि मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपैक्ट गिरता है गलतियों का, वो मुझे चेक करना होता है। इंडिविजुअल एरर से लेना देना नहीं है। जैसे मान लो मुझे 10,000 का गलती मिली, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10,000 की 1000 गलतियां मिल गई तो मुझे उससे फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मतलब मुझे एज अ होल चेक करना है कि गलती कितना बड़ा इंपैक्ट कर रही है, वो मुझे चेक करना है, ठीक है। आओ अब देखो फिर क्या। ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, लिख के रखो यहां पे, फॉर कंपनीज शेड्यूल 3, फॉर कंपनीज शेड्यूल 3। हो गया क्या? चलो अब देखो, द ओपिनियन इज रिपोर्टेड एंड कम्युनिकेट विथ ऑडिट फाइंडिंग्स। अरे ये ऑडिट फाइंडिंग्स को क्या नाम देके रखा है? इसको क्या बोले थे अपन ने कुछ देर पहले? ऑडिट प्रोसीजर लगाने पर क्या मिलते हैं? ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस का ही अर्थ होता है ऑडिट फाइंडिंग्स। थ्रू अ रिटर्न रिपोर्ट मैं कम्युनिकेट करता हूं एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है ना। तो मैं जो ऑडिट रिपोर्ट देता हूं उसी वो रिटर्न फॉर्मेट में होती है। ओरली ऑडिट रिपोर्ट कैसे दूंगा? ऑब्वियस है। तो रिटर्न रिपोर्ट में देता हूं जो किसके अनुसार होना चाहिए? SA के अनुसार होना चाहिए। समझे क्या? अरे बोलो ना जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे लोग समझे क्या? किसी का कुछ छूटा है लिखा हुआ? मतलब कुछ भी छूट गया है किसी का लिखने का? नहीं ना। चलिए आओ ध्यान दो। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस करना यहां पे। क्या कह रहा हूं मैं आपके साथ ऑडिट एविडेंस के बारे में बात कर रहा था, है ना। ऑडिट एविडेंस जो मुझे मिलते हैं ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद, बराबर। यस। अब ये जो ऑडिट एविडेंस है ना, ये कैसा होना चाहिए? ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बोलो? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी। क्या कहा मैंने? बोलो। सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी और अप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी। मान लो पूरे सेल्स में मुझे एक सेल की एंट्री गलत मिल गई, तो क्या मैं ये बोलूंगा पूरे सेल ही वाहियात है करके? नहीं। अरे मान लो 1000 ट्रांजैक्शन है तो पूरे सेल को खराब बोलने के लिए कम से कम 50 से 60 एंट्रीज तो मिलनी चाहिए मुझे, तब मैं बोलूं कि हाँ हाँ पूरे सेल ही वाहियात है। क्या तो सेल किया है। आप समझ रहे क्या? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सफिशिएंट मात्रा होनी चाहिए ऑडिट एविडेंस की। जैसे देखो, अगर मेरे को ये जानना है कि हाँ वाकई में कैप्स में 15 AC है, तो पहला होगा कि मैं आके फिजिकली चेक किया कैप्स में AC है। दूसरा मैं इनवॉइस बुलाऊंगा। आप समझ रहे क्या? मैं इनवॉइस बुलाऊंगा और चेक करूंगा वो कैप्स के नाम के ही AC होना चाहिए। हो सकता है लीज के ऊपर ले लिया हो AC,
आप समझ रहे हैं क्या? तीसरा मैं बोलूंगा अगर तुमने परचेस किया ना तो तुमने जीएसटी का बिल लिए होंगे, निकालो जीएसटी का 2 है और बताओ मेरे को तुमको क्रेडिट मिल रहा है क्या? आप समझ रहे क्या? मतलब मैं ये कह रहा हूं एसी को चेक करने के लिए मेरे पास मल्टीपल जगह है क्या? हाँ सर, इससे मैं सफिशिएंसी को देखा। और क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि आप जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर भरोसा कर रहे हो ना वो उस क्वालिटी का होना चाहिए। मान लो कैप्स ने मुझे फोटोकॉपी बिल लाके दिया कि देखो एसी के फोटोकॉपी बिल है, मैंने कहा जब तुमने एसी खरीदा तो ओरिजिनल बिल क्यों नहीं है? समझ रहे? फोटोकॉपी क्यों है, ओरिजिनल क्यों नहीं? इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा अप्रोप्रिएटनेस को चेक करो। क्वालिटी को चेक करना जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे ऑडिट एविडेंस सिर्फ बोलने के लिए ऑडिट एविडेंस आ जाए ऐसा नहीं चाहिए हमको। कैसे ऑडिट एविडेंस चाहिए? सफिशिएंट भी चाहिए और अप्रोप्रिएट भी चाहिए। क्या कहा मैंने? बोलो, सफिशिएंट भी चाहिए और अप्रोप्रिएट भी चाहिए, ठीक है ना? यस, ये भी अगले चैप्टर का है लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑडिट के लिए, ठीक है ना? अभी अपना कोई ऐसा खास चैप्टर चालू नहीं हुआ है, ये चैप्टर पूरा बेसिक बातें बताते हुए चलता है, ठीक है? चलो आओ, आ जाओ। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? अब हम लोग बात करेंगे स्कोप के बारे में। किसके बारे में? बोलो जल्दी से। स्कोप के बारे में अब हम लोग यहां पे बात करेंगे। स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स। टॉपिक का नाम पढ़ो, स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स। मतलब कि एक ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है तो उसका स्कोप क्या है, कितने एक्सटेंट तक उसने काम करना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि अब वो आया है तो उसको बोलेंगे क्या एक काम कर मोटर भी चालू कर दे, एसी खराब है उसको भी रिपेयर कर, ऐसा बोलेंगे क्या उसको? अरे नहीं बोलेंगे यार, वो उसके स्कोप में थोड़ी आता है। तो क्या चीज उसके स्कोप में है और क्या चीज उसके स्कोप के बाहर है, ये अपने को जानना जरूरी है। देखो याद करो जो मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था ना, ये पहला वाला टॉपिक क्या है कि ऑडिट करते वक्त कौन से चीजों को चेक करना, बराबर। अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो क्या पढ़ा रहा हूं, ये कंफ्यूजिंग होगा आपको बाद में, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये पढ़ा रहा हूं स्कोप, कि ऑडिटर आया है तो क्या क्या कितने एक्सटेंट तक उसने काम करना है, उसके बारे में अपन लोग अंडरस्टैंडिंग लेने जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? चलो आओ देखो बात करेंगे स्कोप के बारे में, ठीक है? आ जाओ। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है रेंज। क्या अर्थ होता है? बोलो जल्दी से। रेंज। स्कोप का मतलब होता है रेंज। स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स, यानी कि हम रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? याद करो ऑडिट का पर्पस क्या है? ऑडिट का पर्पस है टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन द यूजर्स, इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव था। इंटेंडेड यूजर में कौन आते हैं? स्टेक होल्डर्स आते हैं। कौन आते हैं? बोलो, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स काफी बड़ा टर्म है बेटा। स्टेक होल्डर्स के अंदर है ना शेयर होल्डर आते हैं, स्टेक होल्डर के अंदर ना कस्टमर आते हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट आती है, इसके अंदर एम्प्लॉइज आते हैं, इसके अंदर क्रेडिटर्स आते हैं, डेटर आते हैं और अनगिनत लिस्ट है। मतलब स्टेक होल्डर का अर्थ होता है ऐसा कोई भी पर्सन यार जो मेरे एंटिटी से अफेक्ट होता हो ना, उसे मैं बोलता हूं स्टेक होल्डर। क्या बोलता हूं? बोलो जल्दी से। स्टेक होल्डर, ठीक है? तो देखो क्या स्कोप ऑफ ऑडिट लिख लो एक बार आप इतना, फिर उसके बाद आप रुक जाना, फिर बाद में लिखना, मैं आपको समय दूंगा फिर लिखना बाकी की चीजें, ठीक है? आप बस स्कोप जितना लिखो अभी। हो गया आपका लिख के? चलो ध्यान दो, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या कह रहे हैं? सर स्कोप ऑफ ऑडिट यहाँ पे रेंज के बारे में बात करता है। ऑडिट का पर्पस है एनहांस करना कॉन्फिडेंस हमारे स्टेक होल्डर्स का, जो हमने बात किया है यहाँ पे। देखो स्कोप में आती है 3 चीजें, सीपीआर। बोलो क्या चीज है स्कोप? सीपीआर। याद करो बेटा 11वीं के दिन जब आपने नया नया सोचा था कि मैं सीए लूंगा, है ना, बाद में नहीं पता था कि आपको क्या होने वाला है। नहीं तो 1 जुलाई जैसी ही तारीख आती है तो उस दिन डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, बराबर। उस दिन सीए डे भी मनाया जाता है। तो लोग ऐसा बनाते हो स्टेटमेंट, वी आर द डॉक्टर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसा बोलते नहीं क्या?
अरे बोलो ना जल्दी से, है ना, याद करो, आपने भी पोस्ट शेयर किया होगा जोश जोश में, है ना। आइए, तो बस वही बात हो रही है कि हम लोग क्या देने वाले, स्कोप में सीपीआर देने वाले। बोलो क्या देने वाले, सीपीआर देने वाले। यानी कि 3 ही स्कोप है अपने। पहला है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, दूसरा क्या है बेटा, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और तीसरा क्या है, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक एक चीज को डिटेल में आराम से समझो और फिर उसके बाद देखेंगे। देखो पहला क्या, पहला स्कोप है कि आपने कवर करना है ऑल एस्पेक्ट्स को। क्या बोला मैंने, ऑल एस्पेक्ट्स को। लिखना मत, मैं समय दे दूंगा। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है एरिया। क्या मतलब होता है, बोलो जल्दी से, एरिया। मतलब एक ऑडिटर की ड्यूटी है कि उसने सारे एरिया को कवर करना चाहिए। मतलब मैं ऑडिट करने आया तो सेल, परचेस, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट, असेट, लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी, सबको चेक करूं, ये मेरा स्कोप बनता है। समझ रहे क्या? मैं ये नहीं बोल सकता असेट को छोड़ देता, जान देना सब अच्छा ही होगा, असेट को कौन कम दिखाता है, या इनकम को छोड़ देता है, इनकम कौन तो कम दिखाता है, सबको प्रॉफिट बताना ही है। मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। मुझे, अगर मैं आया हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे, बोलो ना क्या, सारे एस्पेक्ट्स को मुझको चेक करना पड़ेगा, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो पहला पॉइंट क्या बोला, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। क्या पढ़ा, बोलो जल्दी से, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स टेक्निकल शब्द है, एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, एरिया, कि एक ऑडिटर को पूरे एरिया को कवर करने की जिम्मेवारी दी जाती है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा तिकड़म पॉइंट है, आइए ध्यान दीजिए यहां पे। देखो क्या, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी मदद से एंटिटी आपको देती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से। याद दिलाओ मेरे को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता, बैलेंस शीट, पीएनएल, सीएफएस, अकाउंट, सो की, बराबर है ना, 5 चीजें। तो इसे ही बोला जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना, समझना, रिश्ता वही है, सोच नहीं, मतलब क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो क्या बोला, सुनिए ना, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जो एंटिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही है, बनाता कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लोगों को, तो मुझे उसके ऊपर भरोसा ऑब्टेन करना है। क्या ऑब्टेन करना है, बोलो, भरोसा। रिलायबिलिटी होनी चाहिए। आपने पढ़े होंगे ना अकाउंट्स में, RRCU होना चाहिए, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, ऐसे कुछ पॉइंट पढ़े क्या आपने कभी, नहीं, जान दो, छोड़ो। मैं अगर बात करूं तो देखो क्या, पहला क्या बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, बोलो, रिलायबल। रिलायबल का अर्थ होता है कि ऑडिटर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भरोसा जता पाए कि हाँ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम किससे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 तरीकों से हो सकते हैं, कौन से, फ्रॉड और एरर। याद है क्या आपको? अरे बस वही है। देखो क्या सर, भरोसा ऑब्टेन करना है, ऑडिटर ऑब्टेन करता है। कैसे भरोसा, ऑडिटर इस तरीके से ऑब्टेन करेगा कि जो हमारे अकाउंट्स के रिकॉर्ड है ना, और जो अदर सोर्स डेटा है, उसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं। ये पॉइंट अपन ने कहीं तो भी पढ़ा हुआ है, मुझे बस रिकॉल दिलवा दो कहां पे पढ़ा हुआ है। क्या कि अकाउंट रिकॉर्ड और अदर सोर्स डेटा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। किससे, एंट्रीज वाला पॉइंट ये वही है। और सुनो ना, एविडेंस की मदद से एंट्री ड्रॉ किया, एंट्री की मदद से बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वही है। तो सोर्स डेटा का मतलब क्या होता है, इनवॉइस आपका, ऑडिट एविडेंस जिसको आपने बोला था। तो सोर्स डेटा और अकाउंटिंग रिकॉर्ड की मदद से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं। आपने ये भरोसे को जताना है। मतलब ऑडिटर ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा बताओ ना, कि जो एसी का इनवॉइस आया ना कैप्स का, वो एसी के इनवॉइस से ही आपने क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। भलता ही कुछ तो भी और नहीं लाना है। और जो आपने रिकॉर्ड किया वही रिकॉर्ड एफएस में दिखना चाहिए। आप सोचो ना, मुझे एक बात बताओ, अगर इनवॉइस का अमाउंट है एग्जांपल के लिए 45,000, ठीक है ना, आपने बुक्स में बताए 50,000, लेजर में आपने बताए, और जब बैलेंस शीट तक वो अमाउंट पहुंचा तो 60,000 का हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, समझे क्या? मतलब इनका क्या कहना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट दिख रहा है असेट का या लाइबिलिटी का, वो मैच करना चाहिए एंट्री से। और एंट्री कहां से आती है, सोर्स डेटा से एंट्री आती है। कंफर्टेबल?
किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर बताओ मेरे को जल्दी से, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछो, एकदम एकदम इजी इजी, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। चलो आओ ध्यान दो। तो क्या बोला, सबसे पहले भरोसा कैसे ऑब्टेन करेंगे ऑडिटर, कि वो चेक करेगा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर सोर्स डेटा से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, ठीक है। दूसरा देखिए क्या, स्टडी एंड असेसमेंट, टेक्निकल टर्म आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इजी कर देंगे। स्टडी एंड असेसमेंट किसका, अकाउंटिंग सिस्टम का और इंटरनल कंट्रोल का, ठीक है। आ जाओ देखो, सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताता हूं। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल का अर्थ होता है कि एंटिटी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा कंट्रोल, एक ऐसा सिक्योरिटी सेट करती है जिससे लोग फ्रॉड ना कर सके। एग्जाम्पल के लिए अपन हल्दीराम में जाते हैं बेटा, हल्दीराम में अपन मिठाई परचेस करते, वो अपने को एक चिटोरा देता है, अपन उसको जाके पेमेंट दूसरे काउंटर पे करते हैं और बाहर से अपने को मिठाई मिलती है। आप समझ रहे हैं क्या, ये एक इंटरनल कंट्रोल है। इस कैप्स में कैमरा है क्या, है, हाँ देखो कैप्स में कैमरा लगा हुआ है ताकि कोई भी व्यक्ति बेंच पे खड़ा ना हो जाए, कल चल के इसकी इच्छा होगी एसी निकाल के लेके चले गया घर, तो क्या करेंगे हम। आप समझ रहे क्या बात को, पहले ही घर में ऊपर से, तो यहां पे हमने इंटरनल कंट्रोल लगाए कि कोई भी बेंच के ऊपर खड़ा नहीं होगा, और झगड़े हो गए तो किसने झगड़ा किया पता तो चले हमको। अब समझ रहे क्या बात को, ये एक इंटरनल कंट्रोल हुआ, समझ रहे। तो क्या होता है, ऑडिटर को असेस करना पड़ता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल कंट्रोल लगाया क्या। तो अब इंटरनल कंट्रोल लगाना और इंटरनल कंट्रोल काम करना, ये दो अलग अलग बातें होती है, समझ। जैसे आपके फोन पे आप पासवर्ड लगाते, लेकिन हर एक के घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा जिसको पता नहीं कहां से वो पासवर्ड पता चल जाता है और वो दुनिया प्रकार के गेम डाउनलोड कर लेता है उसके अंदर, समझे क्या। ये इंटरनल कंट्रोल लगा है लेकिन ब्रीच हुआ ना, समझे क्या आप बात को। आप कुछ लोग दो दो कैलकुलेटर रखते फोन में बेटा, समझ रहे, ये भी इंटरनल कंट्रोल है। अरे मतलब ये भी तो इंटरनल कंट्रोल ही हुआ ना यार। आप समझो बात को, आप चाहते हो कि क्या, कि हमारा जो डेटा है ना वो सिक्योर रहे, हमारा डेटा को कोई और व्यक्ति देख ना पाए। मतलब कल चल के बच्चे ने एक्सेस कर भी लिया, गलती से गैलरी खुल भी गई, तो भैया कुछ नहीं हुआ, समझे क्या। तो इसको इंश्योर करना, इसे क्या बोला जाता है, इंटरनल कंट्रोल। वैसे ही एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बचाने के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाता है। जैसा आपने देखा होगा कभी कभार कि आप कभी साइट में कुछ अमाउंट टाइप वाइप करते हो, जहां पे अमाउंट डालना है, गलती से आप नाम लिखने जाओगे ना, वो लिखने ही नहीं देगा आपको, समझ रहे क्या। या आप अमाउंट के जगह नाम लिखोगे या नाम के जगह अमाउंट लिखोगे तो नहीं लिखने देगा वो आपको, क्यों, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल लगा के रखा है जो आपको अलाउ ही नहीं करता वो चीजें करने के लिए, समझ रहे। जैसे अपने बोला जाए तो एग्जाम्पल के लिए वाईफाई के ऊपर पासवर्ड होता है, क्यों, ताकि कोई भी व्यक्ति, समझ रहे क्या, अरे मतलब है ना, लेकिन यहां सबके पास सब कुछ है, तो ऐसे केस के अंदर इंटरनल कंट्रोल का क्या हुआ, ब्रीच हुआ, समझ रहे हैं आप बात को। तो ऑडिटर को चेक करना पड़ता है कि इंटरनल कंट्रोल सब बराबर थे ना, सब बराबर होने चाहिए, मतलब ऐसा है, ठीक है। और दूसरा अकाउंटिंग सिस्टम को इवैल्यूएट करना। जैसे टैली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टैली एक अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से अकाउंट्स रखे जाते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ सिस्टम होता है। जनरली सिस्टम क्या होता है मैं बताता हूं। अगर मान लो मैं एक कंपनी और मुझे कोई चीज को परचेस करना है, एकदम बल्क में परचेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, टेंडर मार्केट में लाता हूं। टेंडर बहुत सारे लोग फिल करेंगे, फिर जिसका लोएस्ट कोटेशन और अच्छी क्वालिटी होंगी मैं उसको टेंडर अलोकेट कर देता हूं। फिर क्या होगा कि टेंडर के हिसाब से मैं उसको ऑर्डर प्लेस करूंगा, फिर वो मुझे गुड्स भिजवाएगा, मुझे इनवॉइस देगा और मैं उसका पेमेंट करूंगा। गुड्स आएगा, इनवॉइस आएगा, तभी पेमेंट जाता है, तब तक पेमेंट नहीं जाता। कभी भी पहले पेमेंट नहीं होता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, समझ रहे क्या आप बात को, है ना। तो देखो क्या इनका क्या कहना है कि ऑडिटर को स्टडी और असेसमेंट करना है। क्या करना है बोलो, ऑडिटर को देखना है। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना है आपको, किसके बारे में, आप एंट्री में जाओ और पढ़ो, और असेस मतलब देखते रहो आजू बाजू, किसके बारे में, अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में और इंटरनल कंट्रोल के बारे में। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको भरोसा आएगा। किसके ऊपर भरोसा आएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो सोचो बात को, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल खराब हो गए
बराबर, मतलब डेटा को बचा नहीं पाया। अब डेटा को नहीं बचा पाया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे होंगे कि खराब होंगे बेटा? बाय डिफॉल्ट खराब होने वाले। किसके अकाउंटिंग सिस्टम ही खराब है तो उसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी क्या निकलने वाली है? खराब निकलने वाली है। समझ रहे? तो इसलिए इन्होंने बोला देखो ये तो आपका एंड रिजल्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जहां से आ रहे हैं ना उसका जो उद्गम स्थान है ना वहां पे देखो कि क्या चल रहा है, क्या इंटरनल कंट्रोल बराबर है, और अगर देखो और अकाउंटिंग सिस्टम प्लेस में है तो आपका एंड रिजल्ट अच्छा निकलना ही निकलना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर। समझ रहे क्या बात को? अच्छा वो जियो वाला है इसलिए बोलो भाई क्या हो रहा है ये। चलो ध्यान दो। सुनो ना, तो मैंने क्या बात किया? मैंने यहां पे बात किया रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ किसके बारे में? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। एकदम इजी इजी, एक बार गो थ्रू करो इसको, एक बार गो थ्रू कर लो जल्दी से और लिख लो ये वाले पेज को। कवरेज आपको लिखना है स्कोप में, सबसे पहला कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट लिखो और दूसरा रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखो। अभी कुछ दिन आपको थोड़ा सा है ना दिक्कत जाएंगे लिखने में, आदत हो सकता है आपने पहले लिखा नहीं लिखा, मुझको आइडिया नहीं मतलब इतना, तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत जाए। नोट्स में भी क्या होता है, हर एक इसका हर एक फैकल्टी का अलग अलग तरीका है अपना, है ना, तो आपको एकदम से नोट्स नहीं जमेंगे, बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिविजन होती रहेंगी तो आपको नोट्स आसानी से माइंड में बैठ जाएंगे। हो गया आपका लिख के? हाँ ऊपर करूं? ये एग्जाम्पल है, सेल परचेज एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम ऐसा सब लिखा हुआ है। देखो ये सेल है, परचेस है, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनकम है, और बाकी अदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे। बेसिकली ऑल एस्पेक्ट्स का एग्जाम्पल है वो। चलो हो गया क्या? हो गया सबका, है ना? चलो अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान दो। अपन ने क्या पढ़ा सर? स्कोप में क्या क्या होता है बोलो जल्दी से? CPR, C से हो गया कवरेज और R से हो गया आपका रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना? ओके अब देखो P से क्या है? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या है बोलो जल्दी से? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मुझे बताओ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाता कौन है? मैनेजमेंट, बिल्कुल सही कह रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया मैनेजमेंट ने, मतलब ऑडिटर का काम क्या होगा कि समझना कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर तरीके से सारी चीजें डिस्क्लोज की है या नहीं की है, इसको इंश्योर करना। जैसे कि
हम लोग बेटा पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बनाया जाता है। अकाउंट्स में आप क्या कर रहे हो, यही तो पढ़ रहे हो, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, कौन सा स्टैंडर्ड क्या कहता है। तो कल चल के जब आप ऑडिट करने के लिए जाओगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मैंने जो स्टैंडर्ड पढ़ा था वो स्टैंडर्ड का बराबर से इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ कंपनी के द्वारा, और उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया कि नहीं किया। समझ रहे क्या? मुझे एक बात बताओ, कंपनी बोलेंगी, रिलायंस बोल रहा है ऐसी की तैसी मैं बनाऊंगा टी शेप में, यहाँ पे असेट्स आएंगे, यहाँ पे शेयर होल्डिंग आएंगी, यहाँ पे लाइबिलिटीज आएंगी, मैं ऐसे बैलेंस शीट बनाऊंगा। अपन बनाने देंगे क्या? नहीं बनाने देंगे। हमको चाहिए कि डिस्क्लोजर कैसा हो, प्रॉपर हो। अब रिलायंस के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, तो 2013 शेड्यूल 3 बताता है, तो आपको उस हिसाब से क्या बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना पड़ेगा। एक एग्जांपल के लिए जो बैंक होते हैं ना, इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, उसके अंदर भी शेड्यूल होता है जिसमें फॉर्म ए और फॉर्म बी आता है। फॉर्म बी आता है पीएनएल के लिए, फॉर्म ए आता है बैलेंस शीट के लिए। तो वहां मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा कि फॉर्म के हिसाब से बराबर से इन्होंने बैलेंस शीट बनाई है या नहीं बनाई है। अब ऐसे ही मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आपसे पूछ ही लेता हूं अब मैं, ठीक है। देखो, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, मैं एसबीआई के बारे में बात कर रहा हूं। एसबीआई के ऊपर 2 एक्ट लगते हैं। एसबीआई के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है, एसबीआई के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, ठीक है ना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो फॉर्म ए है वो बैलेंस शीट के बारे में बताता है, यहां पे शेड्यूल 3 बताता है किसके बारे में, बैलेंस शीट के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एसबीआई को किसको सुनना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट मतलब शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाएंगे हम लोग, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से सुनना होगा? बराबर है। एप्लीकेशन में अपन ने पढ़ा है कि बैंक, इलेक्ट्रिसिटी और ऐसी 3 कंपनीज, इंश्योरेंस, अगर इनका खुद का एक्ट और अपना एक्ट में झगड़ा हुआ तो जीतेगा कौन, खुद का एक्ट, यानी कि किसके हिसाब से बनाएंगे, फॉर्म ए। तो ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ेगा कि फॉर्म ए के हिसाब से बराबर से बैलेंस शीट बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, उसको मैं चेक करूंगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल चेक करूंगा। तो देखो क्या, ऑडिटर ऑब्जर्व करता है, ऑडिटर बनाता नहीं है, क्योंकि बनाता कौन है, मैनेजमेंट। तो मैं करूंगा भैया सिर्फ ऑब्जर्व कि जो इंफॉर्मेशन है ना क्या, और जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, क्या कहा मैंने, बोलो। ऑडिटर ऑब्जर्व करता है कि जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ये एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोलो, एज पर स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, लॉ की रिक्वायरमेंट्स, बराबर। कंपनीज एक्ट एक स्टैट्यू है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक स्टैट्यू है, ठीक है। तो स्टैट्यू के हिसाब से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड है या नहीं है, उसके बारे में मैं चेक करूंगा। सर मुझे एक बात बताओ, टी फॉर्म की बैलेंस शीट भी आज बनाई जाती है क्या? बिल्कुल बनाते हैं। प्रोप्राइटरशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए टी फॉर्म की बैलेंस शीट चलती है, बट कंपनीज के लिए नहीं चलती। आप समझ रहे? तो स्टैट्यू के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट्स को चेक करना पड़ता है, ठीक है सर। अब मैं कैसे चेक करूंगा कि प्रॉपरली है या नहीं है? तो देखो क्या, मैं ये चेक करूंगा कि जो भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हुआ है ना, उसको प्रॉपर समरी हमने बनाई है क्या। मतलब क्या, एसी को परचेस करना मतलब मेरे असेट साइड में एसी नजर आएगा, और मेरे एक तो कैश बैंक या क्रेडिटर्स में मेरे को नजर आने वाले कौन, एसी का जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाला होगा वो नजर आएगा। ये उसकी समरी हुई। मतलब समरी का मतलब क्या होता है, फाइनल इंपैक्ट। क्या होता है, बोलो जल्दी से, फाइनल इंपैक्ट। अरे यार ये भी तो पढ़ा हुआ है, बताओ कहां पे, याद करो वही वाला पॉइंट, एंट्री वाला। एंट्री एविडेंस से ऑब्टेन किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया, वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गए। ये वही तो है कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जो आपके होंगे ना, उसके देखो जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका एविडेंस क्रिएट होगा। जैसे एसी को परचेस करना ट्रांजैक्शन है, उससे एविडेंस आएगा इनवॉइस, इनवॉइस की मदद से मैं बिल पास करूंगा सिस्टम में, उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे और उससे समरी बनेगी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। तो ये देखो वही पॉइंट है क्या, कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को प्रॉपर समरी में आपने बताया है क्या, किसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। समझ रहे हैं क्या? अरे बोलो ना जल्दी से, समझे क्या? यस सर। अब देखो क्या बोला गया, मैनेजमेंट होती है रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए भैया, ठीक है।
तो ऑडिटर को क्या इवैल्यूएट करना है? ऑडिटर को यह इवैल्यूएट करना है कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई क्या। मैनेजमेंट कहती है मुझे लीफो यूज करना है, हम करने देंगे क्या? नहीं। मैनेजमेंट कहती है हम एसएलएम यूज करेंगे, करने देंगे क्या? इल्ले, नहीं करने देंगे। समझ रहे क्या मतलब? क्या हम ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई ना, जो सिलेक्ट की ना, वो प्रॉपर सिलेक्ट की क्या, पहले वो चेक करो। और मान लो मैनेजमेंट ने इस बार फीफो लगाया, अगले साल बोलती वेटेड एवरेज लगाना है, ये क्या तमाशा लगा रखा है ना? ये क्या लगा रखा है? आज अलग फिर बाद में अलग, ये नहीं। हमको क्या चाहिए भैया? इसका कंसिस्टेंट एप्लीकेशन चाहिए। क्या चाहिए बोलो? कंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट एप्लीकेशन रहेगा ना, यूनिफॉर्मिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन बनी रहेगी। समझ रहे क्या? मान लो इस बार वेटेड एवरेज से ज्यादा स्टॉक आया तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहेगा, अगली बार आपका फीफो से ज्यादा स्टॉक आया तो आप वो रखोगे ताकि प्रॉफिट ज्यादा दिखे। हमको ये सब हरकतें नहीं होना भैया। हम चाहते हैं कि जब तक आपके पास कोई वैलिड रीजन ना हो ना, तब तक आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को सेम कंटिन्यू करना है। क्या? हाँ सर, सेम कंटिन्यू करना है। इसी को बोला जाता है कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। क्या बोला जाता है बोलो? कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। तो देखो क्या हमने पढ़ा कि सर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, जिसमें वो प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाती है। एग्जांपल अकाउंटिंग पॉलिसीज का दे दिया मैंने आपको, ठीक है? यस। अब ऑडिटर को ये इवैल्यूएट करना पड़ता है कि ये प्रॉपरली सिलेक्टेड है क्या। और अब जैसे देखो प्रॉपरली सिलेक्टेड मतलब मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो क्या वो एसएलएम का प्रयोग कर सकती है? क्या कर सकती है? पढ़ा है आपने टैक्स में, एसएलएम का प्रयोग कर सकते हैं वो। तो उनके केस में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के केस में, क्या एसएलएम वैलिड रहेगा? क्या? हाँ सर वैलिड रहेगा। मतलब मैं सिलेक्शन अप्रोप्रिएट है ऐसा बोलूंगा। समझे क्या आप बात को, है ना? और इसके अलावा कंसिस्टेंट तरीके से आपने एप्लीकेशन किया कि नहीं किया, वो भी मुझे चेक करना पड़ता है। क्या आप बात को समझे? सारे लोग बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप बात को समझे? किसी को कोई भी कंफ्यूजन क्विकली पूछ लो, मेरे को जल्दी से पूछो थोड़ा सा। आपको लिखना है, लिखने दे दूंगा आपको, समय इतना कोई टेंशन नहीं है उसका, वो तो लिखवा ही दूंगा मैं। चलो लिखो, ये चीज लिखो, फिर मेरे को आपको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब बताना है, जल्दी जल्दी। हाँ, प्रॉपर समरी। देखो जैसे मान लो आपने असेट परचेज किया एसी, ठीक है? आपने 45,000 के 10 एसी परचेज किए, तो मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका एंड इंपैक्ट क्या होगा? उसको बताना तुम। 4.5 लाख का असेट दिखेगा। हाँ, और क्रेडिट पे है तो क्रेडिट, कैश में है तो कैश, बराबर है, यही होगा इंपैक्ट। तो ये हो गई उसकी समरी। मतलब क्या कि जो इतना सारा ट्रांजेक्शन हुआ, आपने डील किए होंगे, आपने बात की होंगे, उससे ऑर्डर आया होगा, आपको रिसीव हुआ होगा, एसी फिट हुए होंगे, ये सब ट्रांजैक्शन हुआ, पूरा इवेंट। देखो ट्रांजैक्शन में मॉनिटरी अमाउंट आता है, इवेंट में मॉनिटरी अमाउंट नहीं आता। जैसे एसी आके फिट हुआ, ये कोई मॉनिटरी वाली बात हुई क्या? नहीं, ये एक इवेंट है कि एसी आके फिट हुआ। तो इनका कहना है कि जब ये ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हो गया, तो उसके बाद उसकी प्रॉपर समरी आपने रिकॉर्ड करना है। अब देखो इसके अंदर आप लोगों ने जीएसटी पढ़ा होगा, तो आपको शायद पता, पढ़ लिया जीएसटी आपने? नहीं हुआ अभी चालू? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, फिर जान दो। उसके अंदर वो एक इनपुट टैक्स का आता है कंसेप्ट, तो मैं आपको बता दूंगा, बाद में बता दूंगा जब आप जीएसटी पढ़ लूंगे। अभी मेरा ऑडिट तब तक तो चलेगा ही चलेगा, तो फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो एंड इंपैक्ट जो है वो प्रॉपर समरी आना चाहिए उसकी, ऐसा उसका अर्थ है, ठीक है? जैसे एसी डेबिट साइड में है, वो समरी हो गई उसकी, ऐसा समझ लो आप। हाँ, ऊपर करूं? चलो बोलो, हो गया क्या?
तुम्हारी क्लास कितने बजे तक रहती है? 7 से 3-4। 7 बजे नींद कैसे खुलती रहे तुम्हारी? मेरे को तो जब बताया था 7 बजे आना, मैं कहा बाप रे, पहला चैलेंज तो वही है, 7 बजे आना है। 4 अलार्म लगाता हूँ, 5, 5:15, 5:30, 6। मतलब जब पढ़ाई करता था तब उठता था, पर अब आदत नहीं रही यार। चलो आ जाओ। अब आपके एक एक सब्जेक्ट कम होना चालू हो जाएंगे ना, मतलब आपका एफएम हो गया होगा ना, आपका भी खत्म, एफएम कंप्लीट हो गया, गुड। लॉ भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। फिर आपका एसएम चालू हो जाएगा ना, लेकिन इन पर जीएसटी बचा है ना, तो वो चलेगा 1 महीना अभी। चलो हो गया क्या? अरे बोलो ना, हो गया क्या? है ना? आओ चलो देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पे किसके बारे में, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। किसके बारे में बोलो? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, है ना? अच्छे से समझो, देखो क्या होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो अभी अपना कौन सा ईयर हो चुका है, तो अपना 23-24 हो चुका है अभी, है ना? 23-24 जो प्रीवियस ईयर आप लोग बोलते हो इनकम टैक्स में, वो हो चुका है अपना। अब ये जो साल है ना, ये साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी फाइनल होंगे, समझ रहे क्या? अभी एक एक कंपनी के एजीएम आएंगे धीरे धीरे, जैसे अभी कल परसों में सोलार इंडस्ट्रीज का एजीएम हुआ। एजीएम का अर्थ क्या होता है कि जो इस साल के फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, वो हम एजीएम के अंदर क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना? एजीएम के अंदर 4 बातें होती है, याद करो, ऐसा चैप्टर 7 है ना, तो वो उसमें से एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अडॉप्शन, कि जो भी 23-24 में हुआ उसके फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमने बना लिया, ठीक है? अब आप जरा सोच के देखो ये फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। ये फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से इवेंट्स या ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहे हैं? जो हो चुके हैं या जो होने वाले हैं? हो चुके हैं, बराबर। मतलब क्या ये हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं? क्या करते हैं? तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो साल आपका बीत गया वो फाइनेंशियल ईयर के अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाद में बनाओगे तो उसे बोला जाता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एकदम इजी, बोलो जल्दी से समझे, है ना? यस। अच्छा सर मेरे को बताओ, साल के साथ साथ हम लोग जो बनाते रहते वो हिस्टोरिकल होंगे क्या? नहीं नहीं, वो हिस्टोरिक फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब होंगे ना आपके, मतलब ये साल खत्म होने के बाद जब आप फाइनल करोगे इधर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये क्या बन जाएंगे? एचएफएस बन जाएंगे, यानी कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है? चलो सर, ओके। तो ये था हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अर्थ। आपको लिखवा के दूं कुछ ऐसा? नहीं ना, समझा ना हिस्टोरिकल का मतलब, है ना? आ जाओ। चलो तो अपन ने क्या पढ़ा सर? स्कोप के बारे में पढ़ा। आ जाओ एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं फटाफट क्विकली। देखो क्या बोला गया है सर, ऑडिट का स्कोप क्या है? मतलब कि ऑडिटर जब ऑडिट करने आया है भैया, तो वो क्या क्या चीजों को चेक करेगा, उसको बोलेंगे सीपीआर करना है। क्या करना है बोलो? सीपीआर करना है। सबसे पहला क्या? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। भैया कोई भी एरिया को छोड़ना मत, सब कुछ चीजों को निपटा डालना। दूसरा क्या बोला गया बताइए जल्दी से? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब ऑडिटर को भरोसा ऑब्टेन करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। कैसे भरोसे को ऑब्टेन करेगा? वो ये चेक करेगा सबसे पहले कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड और जो एविडेंस या सोर्स डेटा है उसी की मदद से क्या बने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। और दूसरा क्या? मैं स्टडी एंड असेस करूंगा दो चीजों को, अकाउंटिंग सिस्टम को और दूसरा किसको? इंटरनल कंट्रोल को। ये दो चीजें करने से मुझे भरोसा आ जाएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है ना? कैसे? देखो ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो दो ही जगह से आया होगा, एक तो रिकॉर्ड से और जिससे रिकॉर्ड बन रहे हैं उससे। तो मैंने दोनों पे भरोसा ऑब्टेन कर लिया तो काम बन गया क्या मेरा? इजीली काम बन गया, ठीक है ना? चलो सर आओ ध्यान दो। फिर क्या बोला गया? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट देखो, पहला था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही है क्या, अब इसके बाद का है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही तरीके से डिस्क्लोज है क्या।
बराबर ना। अब ये मैं कैसे देखूंगा, तो इनका कहना है कि जो भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हुए उसकी फाइनल समरी क्या हुई है भैया वो देखो। दूसरा क्या, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, तो उन्होंने बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज का प्रयोग किया होगा, तो मुझे चेक करना है कि सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर होनी चाहिए, और दूसरा क्या, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन होना चाहिए पॉलिसी का, बराबर ना। तो कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी के बारे में भी मैं समझूंगा, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत इसके अंदर कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या ऑडिट, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, बताओ जल्दी से मुझे प्लीज, सारे लोग जल्दी से बताएंगे क्या आपको बात समझ में आ गई। पक्का पक्का सब लिख लिया आप लोगों ने, कुछ छूट भी गया तो पीडीएफ भेज दूंगा, कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए सर आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ना, अब स्कोप पढ़े ही है तो रीड कर डालते हैं। आ जाओ, देखो क्या क्या कहता है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है, स्कोप रेफर्स टू रेंज या रीच ऑफ समथिंग, कितने हद तक जाना है। द पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है, टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई कंफ्यूजन इस लाइन में नहीं। आओ उसके बाद, एनहांसिंग द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इज अचीव बाय एक्सप्रेशन of opinion by auditor whether FS are prepared in all material aspect in accordance with applicable FRF। मतलब मुझे क्या चेक करना है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट FRF के अनुसार बनने चाहिए इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट, है ना। ओके अब देखो स्कोप में, अब ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आओ, मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है, CPR लिख के रख दो यहाँ पे। आओ देखो क्या, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, क्या बोला है यहाँ पे, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। It should be organized adequately to cover all aspects of entity relevant to financial statements being audited। देखो मैंने अभी आपको सोलार का एग्जांपल दिया था, सोलार का आप देखो ना, अभी क्या आज 21 में, आप एग्जांपल के लिए पकड़ लो 18 मई को उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो गए। मतलब क्या कि वो 18 महीने तक मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाया और ऑडिटर ने ऑडिट भी किया, और उसके बाद ये फाइनली एजीएम में लेट डाउन भी हो गए। अब समझे क्या बात को, मतलब तीनों चीजें घट गई 1.5 महीने के अंतर्गत, ऐसा ही मैं बोलूंगा अप्रैल और आधा में, बराबर। तो देखो क्या, अब इस 1.5 महीने के अंदर ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या करना है, ऑल एस्पेक्ट्स को चेक करना है। समझे क्या आप बात को। तो क्यों ऑल एस्पेक्ट्स, ऑडिटर के पास ऐसा नहीं है 2 साल कर बोले ऑडिट आराम से, ऐसा नहीं, उसको विद इन कुछ फ्रैक्शन ऑफ, मतलब आप समझो मुश्किल से ऑडिटर को 15 से 20 दिन मिले होंगे ऑडिट करने के लिए, उसके अंदर उसको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है। 9,000 करोड़ का सेल है उसका, आप समझ रहे हैं क्या बात को, अपनी नागपुर की कंपनी है, नागपुर की ओनली लिस्टेड कंपनी है वो, तो ऐसे केस के अंदर 9,000 करोड़ का सेल है, उसको चेक करना, कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना, और उसके बाद रिपोर्ट भी करना, ये सारी चीजें 15 से 20 दिन के अंदर करना है, जिसमें समझे क्या, ये स्कोप के साथ, है ना। आ जाओ, पहला ये हुआ। दूसरा देखो, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Auditor should be reasonably satisfied that information contained in underlying accounting records and other source data जैसे bill, vouchers या document is reliable and sufficient basis for preparation of financial statement। मतलब सर जो underlying documents और accounting record है उसी की मदद से क्या बने होने चाहिए, आपके FS बने होने चाहिए भैया, कोई और अलग ही कुछ तो भी लेके आ गए ऐसा मत करियो। उसके बाद देखो और क्या, The auditor makes judgment of reliability and sufficiency of information by making study and assessment of accounting system and internal control and by carrying out proper test, inquiries and procedures। है ना, मैं पूछताछ करूंगा, मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा, मैं इंक्वायरीज करूंगा, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगा, ये सारी चीजें उसके अंदर आई है। ओके सर, अब देखो प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Auditor should also decide whether relevant information is properly disclosed in the financial statement as per applicable statutory requirement। तो जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है क्या, ठीक है। ओके अब देखिए नेक्स्ट, ensure that financial statements properly summarize transaction and events recorded therein and by considering judgments made by management in preparation of financial statements। मतलब क्या कि प्रॉपर समरी अपने को नजर आनी चाहिए कि सारे इवेंट्स और ट्रांजैक्शन की, हाँ सर नजर आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो
Management is responsible for preparation and presentation of financial statements, makes many judgment in this process of preparing and presenting financial statement. ऑडिटर को क्या इवेल्युएट करना है? सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन कौन सी चीज की? अकाउंटिंग पॉलिसी बाय मैनेजमेंट. वेदर सच सिलेक्शन इज प्रॉपर and the chosen policy has been applied consistently on period to period basis. सर प्रॉपर के लिए अपन ने देखा था कौन सा? SLM बेसिस या WDV बेसिस का एग्जांपल, या इसके अलावा अपन ने देखा था FIFO बेसिस या वेटेड एवरेज का बेसिस. बराबर है क्या? अरे बोलो ना जल्दी से, है ना, लिख के रख लो, बाद में याद आएगा आपको. ठीक है, अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी एंटिटी आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिस. मतलब क्या कि जो इवेंट्स हो जाते हैं उसके बेसिस पर हम लोग क्या बनाते हैं? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं. क्या आप बात को समझ गए? सारे लोग जल्दी जल्दी बोलो मेरे को, क्या आप बात को समझ गए? क्या है ना? यस. चलिए आओ. तो ये क्या था? स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में था. एक बार गो थ्रू करना चाहेंगे. किसी को कोई डिफिकल्टी हो रही है तो वो पूछ भी सकता है. जल्दी से गो थ्रू करो. लेकिन अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएट टेस्ट, जैसे इंक्वायरी मैंने करूंगा, है ना, जैसे मैं पूछताछ करूंगा, ये सब टेस्ट की कैटेगरी के अंदर आती है. टेस्टिंग, जैसे मान लो अगर जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो कितना रोबस्ट है, क्या वो किसी को भी अलाउ कर दे रहा है क्या सिस्टम में आने के? उसका टेस्टिंग करना पड़ता है. ऐसा. हाँ, मटेरियलिटी ये ना एक ऑब्जेक्टिव टर्म है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. ठीक है, तो अगर मान लो मेरे लिए कोई चीज मटेरियल है, वो आपके लिए उतना मटेरियल नहीं हो, या जो आपके लिए मटेरियल है वो मेरे लिए मटेरियल, जैसे आपके लिए सेकेंड की एग्जाम मटेरियल है पर मेरे लिए नहीं आएंगी उतनी. आप समझ रहे? क्योंकि हो चुका है वो इवेंट. समझ रहे? तो ये एक ऑब्जेक्टिव टर्म है, ये एंटिटी टू एंटिटी डिफर करेगा. किसी एंटिटी के लिए मटेरियलिटी एक छोटा अमाउंट होगा, किसी एंटिटी के लिए बड़ा अमाउंट होगा. समझ रहे? ऐसा है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेंगे. बस आप ये समझो कि मटेरियलिटी का अर्थ होता है जहां पे एक पर्सन अफेक्ट होना चालू हो जाए, वो मटेरियलिटी अमाउंट है. चलो आ जाओ, ध्यान दो. अगला टॉपिक देखो क्या है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आउटसाइड दी स्कोप है. मतलब क्या अभी अपन ने पढ़ा कि ऑडिटर के स्कोप में क्या क्या है. अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि ऑडिटर के स्कोप के बाहर क्या क्या चीजें हैं. सबसे पहला, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज आउटसाइड हिज डोमेन. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग जानकारी रखना. लेकिन अब देखो क्या होता है कि असेट के अंदर आपने देखा होगा कि जो डेप्रिसिएशन होता है इसमें नंबर ऑफ ईयर्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये हो. जैसे देखो असेट है 2 लाख का, रियलाइजेबल वैल्यू है 30,000. अरे किसको पता 10 साल के बाद वो 30,000 देगा कि 50,000 देगा. समझ रहे आप बात को? फिर उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स के द्वारा. अरे किसको पता वो 10 साल चलेगा कि 7 ही साल में खराब हो जाए कि 12 साल में खराब हो जाए, हमें थोड़ी पता.
आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? तो ऑडिटर क्या उसमें एक्सपर्ट है क्या कि ये वो बताएगा नहीं नहीं ये एसी तो कम से कम 10 साल तो चलना ही है, मेरे घर का चला तो ऐसे कैसे नहीं चलेगा? समझ रहे क्या? क्या वो एक्सपर्ट है क्या इसमें? नहीं, ये उसके आउटसाइड द डोमेन हो गया। समझ रहे क्या? तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं तू फिजिकल कंडीशन ऑफ असेट बताइज करके मेरे को, ऐसे वैसे नहीं भैया। उसका काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर है क्या, वो असेट कितने दिन चलेगा नहीं चलेगा वो मैनेजमेंट तुम डिसाइड करो, और तुम अपना लगाओ डिप्रिसिएशन, मैं चेक करूंगा वो बराबर है या नहीं है, मेरा काम केवल उतना है। समझे क्या आप बात को, है ना? यस। तो पहला, ऑडिटर को एक्सपेक्ट मत करना कि वो आउटसाइड डोमेन जाके काम करे। दूसरा, नॉट एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे देखो, मैं आया था ऑडिट करने के लिए कैप्स में, बेटा मेरे सामने पन्ना आता है परचेज इनवॉइस ऑफ एसी, है ना, मेरे सामने आया, मैंने क्या किया, मैंने उसको देखा, उसके ऊपर ठप्पा भी लगा हुआ था, मान लो टावरी मार्केटिंग का ठप्पा भी लगा हुआ था, ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी लग रही थी वो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो फेक कॉपी थी। तो बोला गया ऑडिटर तुम जिम्मेवार। अरे ऑडिटर कैसे जिम्मेवार? ऑडिटर क्या एक्सपर्ट है क्या कि ये पन्ना ओरिजिनल है या नहीं है इसको चेक करके बताता करके? मुझे बताइए, क्या ऑडिटर एक्सपर्ट है क्या? नहीं। तो ही इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब डॉक्यूमेंट कितना ओरिजिनल है, कितना ऑथेंटिक है, उसके लिए मैं लायबल। मेरा काम है परचेज इनवॉइस को चेक करना, परचेज इनवॉइस लाके देना सामने वाले का काम है। मैं उसको बस, मैं ये नहीं चेक करूंगा पक्का ओरिजिनल है कि नहीं है इसको बताओ करके, ये मेरा काम नहीं है। समझ रहे क्या? हाँ, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आपके सामने फोटो कॉपी ला के रखा तो ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, कितना भूला रह गया मैं, ये सब नहीं बोल सकता। समझे? जो दिख रहा है यार सामने भैया गलत है तो वो गलत है, ऐसा इनका कहना है। तो पहला क्या बोला कि आउटसाइड डोमेन, और दूसरा बोला ऑडिटर ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में एक्सपर्टीज रखता है क्या? नहीं है भैया, ये एक्सपर्टीज है ना, ये एक्सपर्टीज नहीं है उसकी, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है। ठीक है ना? मतलब डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है मुझे पता नहीं चलता। ठीक है ना? चलो ओके। तीसरा देखो, बोला जा रहा है कि जो ऑडिट है ना, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। जैसे इन्वेस्टिगेशन, दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है ना, सीआईडी देखे होंगे, तो वहां पे अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होता, पहले मर्डर होता फिर अपन ढूंढने जाते। समझ रहे क्या? मतलब पहले से माइंड में कुछ तो भी होता है ना, जैसे पहले से पता है कि मर्डर हुआ है तो चोर को, मतलब मर्डरर को ढूंढना है, ये अपन सोचते हैं। आप समझ रहे क्या? मतलब पहले से आपके माइंड में चीजें रहती इन्वेस्टिगेशन में, है ना, लेकिन ऑडिट में ऐसा नहीं रहता। ऑडिट में तो आप जा रहे थे, ऑडिट कर रहे थे, मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा था, ओ फ्रॉड मिल गया, ऐसा आप करते वहां पे। समझे क्या? मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको फ्रॉड मिलना चाहिए, फ्रॉड मिलने के लिए आप ऑडिट कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंस समझ रहे मैं जो कह रहा हूं आपके साथ, है ना? मतलब क्या कि सर ऑडिट जो है ना, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है क्रिटिकल एग्जामिनेशन विद स्पेसिफिक पर्पस। जैसे मर्डर हुआ है, मर्डरर को ढूंढना, तो फिंगरप्रिंट्स ढूंढो, ओह खून मिल गया करके ऐसा बोल रहे हो वहां पे। आप समझ रहे क्या? तो वो कितने लेम सर के करते थे वो सीआईडी वाले, मतलब क्या, ये मर गई है, इसकी सांसें नहीं चल रही, वो तो पता ही है ना, तभी तो मरी है ना वो, तो सांसें कैसे चलेंगी, ये तो ऑब्वियस है। तो ये क्या हुआ बेटा, यहां पे बोला जा रहा है क्रिटिकल एग्जामिनेशन ना, मतलब क्या, मेरे को ढूंढना है मर्डरर को, ओ वो गोली चलाई होंगी, है ना, ऐसा। तो स्पेसिफिक मेरे माइंड में है, लेकिन ऑडिट में ऐसा नहीं रहता। देखो क्या होता है, मैं बताऊं क्या, ऑडिट जब आप कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड आपको होता ही है कि मेरे को फ्रॉड को ढूंढना है। वो दीपिका ने बोला नहीं, एट द बैक ऑफ द माइंड इट वाज रणवीर, है ना, अरे वैसा ही है ये, अरे समझो ये वैसा ही है। एट द बैक ऑफ द माइंड ऑडिटर को पता है क्या कि उसको फ्रॉड को ढूंढना है, बट सामने बताना है क्या, नहीं नहीं सामने नहीं। ऑडिटर को एक बोला जाता है कथन, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, ही इज नॉट अ ब्लड हाउंड। मतलब वो सिर्फ भौंकना चाहिए, वो अटैक नहीं करना चाहिए। समझेगा बात को? मेरे एक कलीग है बेटा, उनके घर पे एक कुत्ता है, ठीक है ना, वो उसको मार्शल बोलने लगा, मार्शल नहीं, क्या नाम है यार उसका, कुछ तो भी अच्छा है, डोमिनोज नहीं, क्या कुछ तो ऐसे कुछ डी से ही नाम है, एकदम आड़ा टेढ़ा, है ना। अगर जैसे अपन ने उनको, मैंने बोला कि अरे वो कुत्ते को बांध के रख, कुत्ता नहीं बोलना, नाम बोलना। अरे तो उससे नाम बोलने से आइडेंटिटी थोड़ी चेंज होती है उसकी, डर तो उतना ही लगेगा ना मुझे, नाम भी नहीं। और वो इतना शेर का शेर है भाई, एकदम जाड़ा, क्या बताओ आपको, एकदम वो ऐसी, वो ब्रीड को अभी लेटेस्ट में बैन भी किया उन्होंने। वो बाजू से भी ज्यादा वो हाफता है तो ऐसा लगता है भाई साहब क्या हो रहा है करके, आज किसी को अटैक वटैक आ रहा है क्या, इतना गंदा हाफता है वो, है ना।
तो अब देखो क्या मतलब वो, और लेकिन एक नंबर का फट्टू, मतलब अरे वो ऐसा दैयर दिखता है, इतना बट्टू कि क्या बताओ। अगर कोई मान लो जैसे कोई पर्सन आ गया तो डर के मारे अंदर चले आएगा, अपने को क्या लगता है वो रहने के बाद बचाएंगा, पर अपने को इसको बचाना पड़ता, समझ रहे क्या। तो ऑडिटर को क्या बोला जाता है कि ही इज अ वॉच डॉग। भैया तू दूर से देख, तू अटैक मत कर। वैसा ही यहां पे तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख, तू जबरदस्ती फ्रॉड, हाँ तुझे फ्रॉड मिल गया ना तो उसको रिपोर्ट कर दे, बराबर है क्या। तो याद रहेगा बैक ऑफ द माइंड वाला है ना, आ जाए। तो ऑडिटर को क्या बोला कि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन होता है क्या, नहीं नहीं ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होता भैया। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है क्रिटिकल एग्जामिनेशन विद स्पेशल पर्पस, ठीक है ना। तो ऑडिटर क्या नहीं कर सकता, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं ले सकता, ओथ पे नहीं ले सकता किसी पर्सन को। ये आपने जैसे ओथ वगैरह पे स्पेशल पर्पस जो कोर्ट होते हैं, निफ्रा वगैरह होते हैं, वो ओथ पे ले सकते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। निफ्रा पढ़ा ना आपने, निफ्रा चैप्टर 9-10 नहीं हुआ क्या आपका, जनरल क्लॉजेस नहीं ये हुआ है आपका, चल रहा है अभी, तो आएगा उसके अंदर ओथ। ओथ का मतलब क्या होता है, जैसे वो बोलते नहीं गीता की कसम खा के मैं कहता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा, उसका मतलब होता है ओथ पे लेना किसी पर्सन को। मतलब अगर उसने स्टेटमेंट दिया और मैंने रिकॉर्ड किया, मतलब अब कल चल के वो बदला तो उसको पटके, समझेगा। तो ऐसा उसको बोला जाता है ओथ पे लेना। तो बेसिकली ऑडिटर का ये सब काम नहीं है कि चला जा ओथ दे करके, हाँ मेरा काम है बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर है या नहीं है उसको चेक करते हुए चलना, ठीक है। देखो ऑडिटर का काम क्या है, देखो ऑडिट आता है FSFFMM, मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बस ये मेरा काम है। अगर मैं इसके आगे आरे जोड़ दूं तो पूरा ही काम बन जाए अपना, क्या कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बराबर है क्या, है ना। बस यही है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने ऐसे ही लिख दिया, बाद में लॉन्ग लिखवा दूंगा, ठीक है। आ जाओ, तो देखो क्या बोला, बस 3 ही आउटसाइड स्कोप है और कुछ नहीं है इसके बाद, ठीक है। बस खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट दे दो मेरे को। देखो क्या रिवाइज करवा देता हूं, पहला क्या क्या आउटसाइड दी स्कोप है। पहला बोला जो आउटसाइड डोमेन है भैया, मेरे एरिया के जो बाहर है मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा, मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को देख के ऑथेंटिकेशन नहीं दे सकता कि बस ये सही है। और तीसरा क्या बोला, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन होता क्या, नहीं सर ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होता भैया, मेरा काम है केवल चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और फ्रॉड मिल गया तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा, बराबर है क्या। 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड मिला तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता हूं, 1 करोड़ के नीचे मिला तो बोर्ड को रिपोर्ट करता हूं। बोर्ड को 3 बातें बताता हूं, पैन बताता हूं, पार्टीज, अमाउंट, नेचर, और बोर्ड उसको बोर्ड रिपोर्ट में बताती है पैन और रेमेडीज, पार्टीज, अमाउंट, नेचर और रेमेडियल एक्शन टेकन। याद आ रहा है क्या, है ना। तो बस ये सारी चीजें होती है इसके अंतर्गत। कल इसको रीड करेंगे आराम से। इसका फोटो मैं आपको डाल देता हूं ग्रुप के ऊपर, या पूरा ही PDF भेज दूं क्या, अभी तक का पूरा भेज दो। आप याद से इसको बस कॉपी करके आना। आज की तारीख डालू या देखो मैं मॉड्यूल 1 के नाम से ही भेजूंगा, आप चेक कर लेना उसको, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। कल कितने 7 बजे की क्लास है ना कल अपनी। अच्छा सुनो, अभी अपना अगला कब है